वर्ष 2017 का प्रश्न पत्र है। कक्षा 10 विषय गणित खंड 100 सेक्शन सी। इससे पहले के सेक्शन ए और सेक्शन बी पिछली वीडियोज में आपको करा दिए गए हैं। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 16 जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बहुत से बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न है tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1 इसको सिद्ध करना है बराबर 1 धन sin a बटा cos a। तो सबसे पहले हम प्रश्न का बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। इस सूत्र में यदि हम tan स्क्वायर a को दाईं ओर भेज दें तो हमें मिलेगा 1 बराबर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो हम यहाँ पर जो अंश में 1 लिखा गया है इसकी जगह पर सबसे पहले sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा tan a प्लस sec a। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे माइनस 1 की जगह पर हम sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a लिखेंगे और हर को हम अभी ऐसे ही लिख लेंगे tan a माइनस sec a प्लस 1। अब हम ऊपर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a में सूत्र लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b एंड a माइनस b। यह सूत्र लगाएंगे तो हमें मिलेगा tan a प्लस sec a। इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं माइनस। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा sec a प्लस tan a और दूसरे कोष्ठ में sec a माइनस tan a। अब tan a प्लस sec a को भी sec a प्लस tan a लिख लेते हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan a प्लस sec a को sec a प्लस tan a। अब हम कॉमन ले लेते हैं sec a प्लस tan a तो इसकी जगह पर बचेगा 1 और यहाँ देखिए माइनस sec a प्लस tan a आपने बाहर ले लिया है, अंदर बचेगा sec a माइनस tan a। बाहर से माइनस है तो यदि हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस sec a प्लस tan a और नीचे अंश में हमारे पास है tan a माइनस sec a प्लस 1। अब देखिए जो ऊपर का ब्रैकेट है और नीचे का ब्रैकेट है यह सेम है 1 माइनस sec a प्लस tan a एंड tan a माइनस sec a प्लस 1। इसे हम 1 माइनस sec a प्लस tan a कह सकते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा sec a प्लस tan a। अब हम sec a को लिखेंगे 1 बटा cos a और tan a को लिखेंगे sin a बटा cos a। तो दोनों का लॉसो आ जाएगा cos a और अंश 1 प्लस sin a। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड था तो हम लिखेंगे प्रूव्ड। अब इसी प्रश्न में एक अथवा वाला प्रश्न है tan थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस 1। इसे हमने सिद्ध करना है 2 cosec थीटा के बराबर। तो सबसे पहले हम प्रश्न का लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1। उसके बाद हम अंश में जो tan थीटा है इसे कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1। अब हम कोष्ठ के अंदर के व्यंजक को हल करेंगे तो सबसे पहले हम इनका लॉसो लेंगे जो कि आएगा sec थीटा माइनस 1 इंटू sec थीटा प्लस 1। और अब हम sec थीटा माइनस 1 का भाग यदि लॉसो में दें तो वह sec थीटा प्लस 1 बार जाएगा
sec थीटा प्लस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा sec थीटा प्लस 1। इसी प्रकार sec थीटा प्लस 1 का भाग 900 में देंगे तो वह आ जाएगा sec थीटा माइनस 1 बार। इससे हम 1 को गुणा करेंगे तो यह आएगा sec थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएंगे, ऊपर देखेंगे tan थीटा और यहाँ पर sec थीटा और sec थीटा को जोड़ लेंगे तो यह आएगा 2 sec थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। इस सूत्र में यदि हम एक को दाईं ओर भेज दें तो हमारे पास रहेगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, अर्थात sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमारे पास हर में जो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसे हम लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ tan थीटा इंटू tan थीटा, तो ऊपर tan थीटा से एक tan थीटा कट जाएगा, अर्थात tan स्क्वायर थीटा में से आप स्क्वायर को काट लीजिए। अब हमारे पास बचा 2 sec थीटा बटा tan थीटा। अब हम sec को लिख लेते हैं 1 बटा cos और tan को लिख लेते हैं sin बटा cos। 2 गुणा 1 बटा cos थीटा, इस बटा को हम गुणा में बदलेंगे तो नीचे के भिन्न को उल्टा करके लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा। cos से cos कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 गुणा 1 बटा साइन। 1 बटा साइन होता है कोसेक, तो यह आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड था, यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 17, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आपको 2 रैखिक समीकरण यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें आपने के का मान ज्ञात करना है, जबकि आपको दिया गया है इन रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होने हैं। तो यहाँ पर हमें 2 रैखिक समीकरण दी गई है। इन समीकरणों की हम रैखिक समीकरणों के मानक रूप ax प्लस by प्लस c से तुलना करेंगे तो हमें a1 बराबर मिलेगा पहले समीकरण में x का गुणांक यानी k, b1 हमें मिलेगा पहले समीकरण में y का गुणांक यानी 3 और c1 हमें मिलेगा पहले समीकरण में अचर पद अर्थात माइनस k माइनस 3। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में हम देखेंगे जो a है वह 12 है, b2 y का गुणांक k है और c2 अचर पद माइनस k है। अब आपको प्रश्न के अनुसार दिया है समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब होंगे? जबकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। अब हम इनके मान रखेंगे a1 यानी k, a2 यानी 12, b1 3, b2 k, c1 ऋण k ऋण 3 और c2 ऋण k। ऋण से ऋण काटेंगे, इसे हम पहला नंबर दे देते हैं, इसको दूसरा दे देते हैं, इसे तीसरा नंबर दे देते हैं। अब हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। तो पहला हमारे पास है k बटा 12 और दूसरा है 3 बटा k। तो k से k गुणा होगा, मिलेगा k स्क्वायर और 12 से 3 गुणा होगा तो 36। k बराबर आ जाएगा वर्गमूल 36। अब 36 किसका वर्ग होता है? धन 6 और ऋण 6 का। तो k के 2 मान आपको यहाँ मिले, क्या क्या मिले? +6 और -6। अब हम ले लेते हैं दूसरे और तीसरे को। तो दूसरा हमारे पास है 3 बटा k, तीसरा है k ऋण 3 बटा k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं k ऋण 3 बराबर 3। तो k बराबर आ जाएगा 3, ऋण 3 इधर जाएगा तो धन 3 और k बराबर आ जाएगा 6। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को हमने लिया था, k के 2 मान मिले 6 और ऋण 6। दूसरे और तीसरे को हमने लिया तो वहां से हमें मिला k बराबर 6। तो इन दोनों में जो वनिष्ठ मान है वह है k बराबर 6। तो k बराबर 6 k का मान होगा, यही प्रश्न का उत्तर
होगा। 18वां प्रश्न है, 18 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि उनके वर्गों के योग का दूना उनके गुणनफल के 5 गुने के बराबर हो। माना 18 का जो पहला भाग है वो x है, तो दूसरा भाग आ जाएगा 18 से x कम, क्योंकि x और 18 ऋण x को आप जोड़ेंगे तो यह 18 होगा। तो पहला भाग हमने x ले लिया, दूसरा भाग आ जाएगा 18 ऋण x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इनके वर्गों के योग का 2 गुना यानी x का वर्ग और 18 ऋण x का वर्ग, इनका योग का 2 गुना यानी गुणा 2 हो जाए। कह रहा है कि वह इनके गुणनफल के 5 गुने के बराबर हो। तो हम शर्त लगाएंगे x और 18 ऋण x के वर्गों के योग का 2 गुना x और 18 ऋण x के गुणनफल का 5 गुना कर लेंगे। अब हम इसे हल करके एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो 2x स्क्वायर धन 18 ऋण x होल स्क्वायर को आप a माइनस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी 18 का वर्ग 324 ऋण 2ab, इन दोनों को गुणा करेंगे उसका दुगुना कर लेंगे तो 18 दूना 36 x धन b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बराबर 5x से अंदर गुणा कर लेंगे 18 पंचे 90x ऋण 5x से x को गुणा करेंगे 5x वर्ग। अब यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ लेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम 2 से गुणा कर लेंगे तो 4x स्क्वायर। 324 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 648 और ऋण 36x को आप 2 से गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 72x और इन दोनों को भी आप इस साइड ले आएंगे माइनस 90x और माइनस 5x स्क्वायर यहाँ आके हो जाएगा प्लस 5x स्क्वायर बराबर बचेगा 0। अब देखिए 4x स्क्वायर और धन 5x स्क्वायर जोड़ेंगे तो बनेगा 9x वर्ग ऋण 72 और ऋण 90 आप जोड़ेंगे तो यह आएगा ऋण 162x और धन 648 बराबर हो जाएगा 0। अब हम इस समीकरण में 9 का भाग दे देंगे तो 9 का भाग 9 में एक बार जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर ऋण 9 का भाग 162 में देंगे तो वह 18 बार जाएगा धन 9 का भाग 648 में 72 बार जाएगा। अब हमें 72 के ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनका योग 18 हो तो वे होंगे 12 और 6। 12 और 6 को गुणा करके 72 होता है तो ऋण 18 में योग लाना है तो वह हो जाएगा ऋण 12x ऋण 6x धन 72 बराबर 0। ऋण 18x को आपने ऋण 12x ऋण 6x लिखा। अब इन दोनों पदों में हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x ऋण 12 ऋण 6 कॉमन ले लेंगे तो x ऋण 12 बराबर 0। अब आपको दो गुणनखंड मिले x ऋण 12 और x ऋण 6 बराबर 0। x ऋण 12 को आप 0 लेंगे तो x बराबर मिलेगा 12 और x ऋण 6 को 0 लेंगे तो x बराबर मिलेगा 6। तो पहला भाग हो सकता है 12 या 6। तो 18 का जो पहला भाग हम यदि पहला भाग जो हमने x माना था वह हो सकता है 12 तो दूसरा भाग हो जाएगा 18 ऋण x यानी 18 ऋण 12 अर्थात 6। तो 18 के भाग हो जाएंगे 12 और 6। अब दूसरा उत्तर भी मान लिया, देखो x बराबर 6 आया है तो पहला भाग जो होगा यदि हम उसको 6 लें तो जो दूसरा भाग है वह 18 ऋण x यानी 18 ऋण 6 अर्थात 12 होगा। तो कुल मिला के 18 के दो भाग 12 और 6 या 6 और 12 होंगे। यही प्रश्न का उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि शीर्ष बिंदु A 3,4 B 6 4 तथा C ऋण 1 3 वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसके लिए हम त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे अर्थात AB, BC और CA ज्ञात करेंगे।
हम देखेंगे कि इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो इससे हम सिद्ध कर लेंगे कि यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आप दूरी का सूत्र d बराबर वर्गमूल x1 ऋण x2 पूरे का वर्ग धन y1 ऋण y2 पूरे का वर्ग, यह सूत्र लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम AB ज्ञात कर लेते हैं। तो AB बराबर आ जाएगा वर्गमूल x1 यानी 3 ऋण x2 6, 3 ऋण 6 पूरे का वर्ग धन y1 0 y2 4, 0 ऋण 4 का वर्ग। अब देखिए 3 ऋण 6 यानी ऋण 3 का वर्ग करेंगे 9 और 0 ऋण 4 यानी ऋण 4 का वर्ग करेंगे 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। तो ए बी आ गया 5 मात्रक। अब हम निकालते हैं BC। तो BC बराबर हो जाएगा वर्गमूल, फिर वही सूत्र लगाएंगे। पहला x1 6 x2 ऋण 1 है, तो 6 ऋण 1 करेंगे तो 6 धन 1 बन जाएगा अर्थात 7 का वर्ग, और y1 माइनस y2 यानी 4 ऋण 3 अर्थात 1 का वर्ग। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 में 1 जोड़ेंगे 50, तो ये आ गया वर्गमूल 50। अब हम ज्ञात कर लेते हैं CA। तो C का पहला निर्देशांक है ऋण 1, A का है ऋण 3, तो ऋण 1 ऋण 3 करेंगे तो आएगा ऋण 4 का वर्ग धन 3 ऋण 0 यानी 3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग या ऋण 4 का वर्ग होगा 16, 3 का वर्ग होगा 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे 25 का वर्गमूल आएगा 5। तो आप देख रहे हैं कि AB का जो मान था 5 है और CA का मान भी 5 है। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की भुजाएं AB और CA आपस में बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हमें सिद्ध करना था। 20वां प्रश्न है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 1 4 है, इसके एक सिरे के निर्देशांक 3 6 हैं, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे? तो हमें दिया गया है एक रेखाखंड है, मान लिया वह रेखाखंड AB है और आपको इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 1 और 4, और दोनों सिरों में से एक सिरे के निर्देशांक हैं 3 और 6। मान लिया जो अज्ञात सिरे के निर्देशांक हैं वे x और y हैं। अब जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो आप यह समझ लीजिए कि x आपको 1 दिया गया है, y आपको 4 दिया गया है, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। और x1 x होगा, x2 3 होगा, y1 y होगा और y2 6 होगा। तो x की जगह हम लिख लेते हैं 1 बराबर x1 के स्थान पर x धन x2 के स्थान पर 3 बटा 2। ऐसे ही y की जगह पर हम लिखेंगे 4, y1 के जगह पर y धन y2 के स्थान पर 6 बटा 2। अब 2 से 1 गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर x धन 3, ऐसे 2 और 4 गुणा होंगे 8 बराबर y धन 6। तो यहाँ से x बराबर मिलेगा 2 ऋण 3 और y बराबर मिलेगा 8 ऋण 6। तो x बराबर हो जाएगा 2 ऋण 3 यानी ऋण 1 और y बराबर 8 ऋण 6 यानी 2। तो जो अज्ञात सिरे के निर्देशांक हमने x y माने थे वे आ जाएंगे ऋण 1 और 2। प्रश्न 21, एक पर्स में ₹2 और ₹5 के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या 60 हो तथा कुल सिक्कों का मूल्य ₹195 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं, माना ₹2 के सिक्कों की संख्या x और ₹5 के सिक्कों की संख्या y है। अब हम ज्ञात कर लेते हैं ₹2 के सिक्कों का मूल्य। ₹2 का एक सिक्का होगा तो उसका मूल्य ₹2 होगा। कुल सिक्के कितने हैं ₹2 के? x हैं, तो x सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 2x। इसी प्रकार ₹5 के एक सिक्के का मूल्य ₹5 होगा, y सिक्कों का मूल्य हो जाएगा 5y।
अब यहाँ पर आपको दो शर्तें दी गई हैं। एक शर्त है कुल सिक्कों की संख्या 60 है। अब सिक्कों की संख्या हमने मानी है x और y, इनकी कुल संख्या अर्थात इनका जो योग है वह 60 है, समीकरण 1। और जो दूसरी शर्त दी है वह है सिक्कों का कुल मूल्य 195 रुपये है, यानी 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य 2x धन 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य 5x बराबर हो जाएगा 195, समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। इसके लिए आप विलोपन विधि लगा सकते हैं। समीकरण 1 को 5 से गुणा कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 5x धन 5y बराबर 60 गुणा 5 300। इसके नीचे आप समीकरण 2 को लिख लें, 2x धन 5y बराबर 195। अब हम ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटा लेते हैं, तो घटाने पर जो है नीचे वाले समीकरण के पदों के चिन्ह बदल लेंगे। तो 5x में से 2x कम होगा तो बचेगा 3x और धन 5y ऋण 5y कैंसिल हो जाएंगे। 300 में से 195 आप घटाएंगे तो 105 मिलेगा। x बराबर हो जाएगा 105 बटा 3 यानी 35। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 35। अब हमें 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यानी y ज्ञात करना है, तो x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो x की जगह हम लिखेंगे 35 धन y बराबर हो जाएगा 60। तो y बराबर हो जाएगा 60 ऋण 35 अर्थात 25। अतः 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 35 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 25। यही प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 22, सिद्ध कीजिए कि 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हम गणितीय विरोधाभास विधि से हल करेंगे। हमें सिद्ध करना है 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम कल्पना करेंगे, माना 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो हम लिखेंगे 3 वर्गमूल 2 यदि परिमेय है तो P बटा Q के बराबर होगा, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। अब हम क्या करेंगे, जो 3 है इसे हम दाएं साइड भेजेंगे जो कि Q के साथ गुणा में जाएगा, बाएं साइड रहेगा वर्गमूल 2। तो आपको मिलेगा वर्गमूल 2 बराबर P बटा 3Q। अब देखिए P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है, अर्थात P बट्टा 3Q पूर्णांकों का भागफल है। पूर्णांकों का भागफल सदैव परिमेय होता है। बाईं ओर देखिए वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है और दाईं ओर की जो राशि है वह परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे समीकरण का बायां पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष परिमेय है। अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर हो रहे हैं। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है। हमने क्या कल्पना की थी, हमने माना था कि 3 वर्गमूल 2 परिमेय है, अतः 3 वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 23, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें 2 संकेंद्रीय वृत्त दिए हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही बिंदु है। मान लिया वह बिंदु O है। बड़ा वृत्त जो है उसकी त्रिज्या 5 सेमी है और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है। हमें दिया गया है कि बड़े वृत्त की एक जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए AB जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है और OP छोटे वृत्त की त्रिज्या है। तो जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। इसका मतलब हुआ कि जो OP है वह लंबवत होगी AB के। ब्रैकेट में आप कारण लिख लेंगे, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत
होती है। तो यदि OP AB पर लंब है तो त्रिभुज OPA एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हम समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भुजा AP है वह वर्गमूल OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर के बराबर होगा। तो OA आपको दिया है 5 और OP आपको दिया गया है 3। 5 का वर्ग होगा 25, 3 का वर्ग होगा 9, 25 में आप 9 कम करेंगे तो यह होगा 16 और 16 का वर्गमूल होगा धन ऋण 4। यहाँ पर AP दूरी है इसलिए हम इसे ऋण नहीं लेंगे, तो हम इसे लेंगे 4। तो AB हमारा आ गया है 4 सेमी। अब हमें AB ज्ञात करना है। तो AB बराबर होगा डबल ऑफ AP यानी AP का 2 गुना, अर्थात 2 गुणा 4 यानी 8 सेमी। यही बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई होगी। प्रश्न संख्या 24। चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। यदि AB समांतर DC तथा EF समांतर AB हो तो दिखाइए कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। तो हमें यहाँ पर एक समलंब दिया गया है जिसमें AB DC के समांतर है तथा EF AB के समांतर है, और हमें सिद्ध करना है कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे, B और D को मिलाएंगे। अब हमें दिया है AB समांतर DC और EF समांतर AB। हम जानते हैं कि एक ही रेखा के समांतर सभी रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो यहाँ पर DC और EF दोनों AB के समांतर हैं, तो ये भी आपस में समांतर होंगी, अर्थात DC समांतर EF। तो कहने का तात्पर्य है कि AB, EF और DC ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। अब हम आएंगे त्रिभुज DAB में। यहाँ पर देखिए OE जो है वह समांतर होगा AB के, क्योंकि AB और EF आपस में समांतर है और OE EF का एक भाग है। अब हम यहाँ पर समानुपातिकता का आधारभूत प्रमेय, जिसे हम शॉर्ट में थेल्स प्रमेय कहते हैं, उसे लगाएंगे। थेल्स के अनुसार यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो त्रिभुज DAB में थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AE बटा ED बराबर BO बटा OD। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसी प्रकार हम त्रिभुज DCB में देखेंगे कि OF समांतर है DC के, क्योंकि EF DC के समांतर है। तो यहाँ भी हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से यह हो जाएगा BF बटा FC बराबर BO बटा OD। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। समीकरण 1 और 2 को देखिए, इनका दायां पक्ष आपस में समान है, इसलिए इनका बायां पक्ष भी आपस में समान होगा, अर्थात AE बटा ED बराबर होगा BF बटा FC। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 25। त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम बेलन की ऊंचाई को h सेमी मान लेंगे और गोले की त्रिज्या हमें 4.2 सेमी दी गई है और बेलन की त्रिज्या 6 सेमी दी गई है। गोले की त्रिज्या को हमने यहाँ पर स्मॉल r ले लिया है और बेलन की त्रिज्या को कैपिटल R ले लिया है। अब चूंकि गोले को पिघलाकर बेलन बना है, इसलिए बेलन का आयतन और गोले का आयतन आपस में बराबर होगा। बेलन का आयतन होता है पाई
आर स्क्वायर एच तथा गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे। कैपिटल आर की जगह हम 6 लिखेंगे। आर स्क्वायर है तो यह 6 गुणा 6 बनेगा। एच हमें ज्ञात करना है 4/3 और स्मॉल आर के स्थान पर 4.2 सेमी दिया गया है। आर का क्यूब है तो हम 4.2 को 3 बार लिखेंगे। यहाँ से h बराबर आ जाएगा 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2/3। 6 गुणा 6 जो h के साथ गुणा में था वह दाएं पक्ष में बटा में चला जाएगा। 3 से 4.2 को हम 1.4 बार काटेंगे। 6 का भाग 4.2 में 0.7 बार और 6 का भाग 4.2 में 0.7 बार जाएगा। अब हम 4, 1.4, 0.7 और 0.7 को गुणा करेंगे तो यह 2.744 सेमी आएगा। इसलिए बेलन की ऊंचाई होगी 2.744 सेमी, या इसको हम लगभग 2.7 सेमी लिख सकते हैं।